हेलो फ्रेंड्स, क्लास 8 का बुक राजनीतिक जीवन है। तो हम लोग इस वीडियो के अंतर्गत सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन के बारे में पढ़ेंगे। यह अध्याय 1 है, इकाई 1 है। देखिए यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं और यहाँ पर कुछ दिया हुआ है शिक्षकों के लिए। तो इसमें देखेंगे शिक्षकों के लिए कुछ भाग दिया हुआ है, इसको देख लेते हैं कि सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन पर केंद्रित पिछली दोनों पाठ्य पुस्तकों में क्या देखे थे हम लोग। भारतीय संविधान का है जो बार बार जिक्र आया है। तो जो भारतीय संविधान है ना, तो इसके बारे में बार बार जिक्र हुआ है और दोनों ही पुस्तकों में संविधान का उल्लेख तो था, लेकिन उस पर क्या था, पर्याप्त रूप से चर्चा नहीं की गई थी। लेकिन इस साल का जो बुक है यानी 8 का बुक है, इसमें इस अध्याय में मुख्य रूप से क्या देखेंगे, संविधान पर ही विचार किया जा रहा है। तो इसमें हम लोग मुख्य रूप से संविधान के बारे में ही देखेंगे। और अध्याय 1 में सबसे पहले क्या देखेंगे, उन सिद्धांतों की चर्चा की गई है जिनसे उदारवादी संविधान का जन्म होता है। तो उन जो नियम है, उन सिद्धांतों की क्या किया गया है, चर्चा किया गया है जिसमें उदारवादी संविधान का जन्म होता है। और जिन विचारों के बारे में बात की जा रही है, तो बच्चों को उनसे परिचित कराने के लिए क्या है, 3 छोटे छोटे चित्रकथा पट भी दिए गए। तो इस पार्ट में छोटे छोटे चित्रकथा पट भी दिया गया है और इन चित्रकथा पटों में क्या है, कक्षा के भीतर घटने वाली जो सामान्य घटना है उसके जरिए क्या किया गया, 3 जटिल मूलभूत सिद्धांतों यानी कंस्टिट्यूटिव प्रिंसिपल्स को समझाया गया है। तो 3 मूलभूत सिद्धांतों यानी कंस्टिट्यूटिव प्रिंसिपल्स को समझाया गया है और चित्रकथा पटों के जरिए आप विद्यार्थियों को यह समझा सकते हैं कि ये मूलभूत जो सिद्धांत है हमें किन चीज़ों से सुरक्षा प्रदान करते हैं। तो हम लोग इसके द्वारा क्या समझा सकते हैं कि ये मूलभूत जो सिद्धांत है तो इससे किस चीज़ों से क्या कहते हैं, सुरक्षा प्रदान करते हैं। ये मूलभूत सिद्धांत हमें किन चीज़ों से सुरक्षा प्रदान करते हैं ना, यही चीज़ें। तो आगे देखेंगे, जो भारतीय संविधान है तो इसकी चर्चा एक ऐतिहासिक संदर्भ में प्रस्तुत की गई है। तो इसको किस तरह से एक ऐतिहासिक संदर्भ के रूप में प्रस्तुत किया गया है और उसका मकसद विद्यार्थियों को क्या करना है, इस बात का एहसास कराना है कि हमारे उपनिवेशवाद विरोधी संघर्ष से भारतीय जो लोकतंत्र है उस पर कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रभाव पड़े हैं। फिर संविधान की चर्चा करते हुए हमें उसके कुछ मुख्य आयामों की व्याख्या करने के लिए कई नए और प्रायः कठिन शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ा है। तो इन शब्दों को पढ़ाते हुए हम लोग क्या करेंगे, इस बात को ध्यान में रखें, इस बात को भी ध्यान में रखना है कि बच्चों को ये बातें अगली कक्षाओं में और विस्तार से पढ़नी है। तो बहुत सारे ऐसे कठिन शब्द हैं जो ध्यान में रखना है और उसी के आधार पर उसी का विस्तार रूप में हम लोग क्या देखेंगे, अगले क्लास में, ऊंची क्लास में देखेंगे। इसलिए यहाँ कोशिश यह की गई कि जो बच्चे हैं ना, भारतीय लोकतंत्र से संबंधित इन आयामों की आधारभूत समझ संग्रह कर ले। ठीक है। अब अध्याय 2 में क्या दिया है कि जो धर्मनिरपेक्षता पर चर्चा की गई है, तो इसमें धर्मनिरपेक्षता की सबसे प्रचलित परिभाषा इस समझ पर आधारित है। तो फ्रेंड, ये जो दिया गया है तो इसको रीड करने का क्या मतलब है, तो इसको रीड करने का मतलब यही है कि जो हम लोग बुक पढ़ते हैं ना, तो इसमें क्या जो निचोड़ दिया हुआ है तो उसके बारे में हम लोग को यहाँ पर पहले ही पता चल जाता है। इसलिए इसको रीड करने से आगे का जो भाग है, आगे का जो चैप्टर है उसको समझ में आसानी होगी। तो देखते हैं फिर आगे, जो धर्मनिरपेक्षता की सबसे प्रचलित परिभाषा है इस समझ पर आधारित है। तो ये अध्याय 2 की बात है। इसमें धर्म और राज्य जो है दोनों को एक दूसरे से क्या किया गया है, अलग रखा जाना चाहिए। और यहाँ इसी परिभाषा को एक प्रस्थान क्या कहा गया है, प्रस्थान बिंदु यानी प्रस्थान बिंदु के रूप में देखा गया है। और इसके आधार पर 2 जटिल विचारों की व्याख्या की गई है। पहला विचार इस बात की है कि और संकेत करता है कि राज्य जो है धर्म के बीच फासला क्यों महत्वपूर्ण है। जो राज्य है और धर्म के बीच, राज्य और धर्म के बीच क्या है, जो दूरियां हैं, तो इसको क्यों महत्वपूर्ण है। और जो दूसरा है, इस बात पर जोर देता है कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता से कौन से खास पहलू है। तो जो भारतीय धर्मनिरपेक्षता है तो इसमें कौन से खास पहलू हैं, आगे देखेंगे। जो राज्य है
जो राज्य हैं धर्म के बीच पृथक्करण के दो महत्वपूर्ण कारण हैं। तो राज्य और धर्म के बीच पृथक्करण के दो महत्वपूर्ण कारण हैं। पहला कारण यह है कि एक धर्म को दूसरे धर्म पर यानी अंतर धार्मिक इंटर रिलीजियस वर्चस्व स्थापित नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि जो धर्म है ना उसके भीतर भी जो विभिन्न प्रकार के वर्चस्व स्थापित हो जाते हैं, यानी अंतर धार्मिक, एक है अंतर धार्मिक इंटर रिलीजियस और दूसरा क्या है अंतर धार्मिक यानी इंट्रा रिलीजियस। ठीक है, इंटर रिलीजियस और इंट्रा रिलीजियस वर्चस्व उनका विरोध किया जाना चाहिए। तो इसका विरोध किया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए इस अध्याय में हम लोग क्या देखेंगे, हिंदू धर्म के भीतर जो छुआछूत के चलन है उस पर चर्चा की गई है। तो हिंदू धर्म में जो छुआछूत की चलन है तो उसके बारे में चर्चा की गई है। और इस प्रथा की वजह से जो ऊंची जातियों हैं उसके लोगों को कुछ निचली जातियों के लोगों पर क्या हुआ, दबदबा कायम करने का मौका मिलता रहा है। तो जो ऊंची जाति है उसमें निचली जातियों के लोगों का जो दबदबा था उसमें कायम करने का मौका मिलता रहा है। और धर्मनिरपेक्षता का संस्थागत धर्म से विरोध है। इसका मतलब है कि यह सोच धर्मों के बीच और धर्मों के भीतर जो स्वतंत्रता है एवं समानता है उसको क्या करता है, प्रोत्साहित करती है। तो इसमें क्या दिया गया है कि ये जो सोच है धर्मों के बीच और धर्मों के भीतर जो स्वतंत्रता एवं समानता है तो उसको प्रोत्साहित करती है। और इस अध्याय में दूसरा महत्वपूर्ण अवधारणात्मक सवाल इस बात पर केंद्रित है कि जो भारतीय धर्मनिरपेक्षता की अनूठी विशेषता क्या है। भारतीय धर्मनिरपेक्षता राज्यों को धर्म से अलग रखकर व्यक्तियों की धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा करती है। जो भारतीय धर्मनिरपेक्षता है ना इसमें किसी भी राज्य यानी राज्यों को धर्म से अलग रखकर, किसी भी धर्म से अलग रखकर, कोई भी धर्म हो उससे अलग रखकर व्यक्तियों की क्या करती है, धार्मिक जो स्वतंत्रता है उसकी रक्षा करती है। लेकिन यह अवधारणा धर्मों के भीतर सुधार की गुंजाइश भी पैदा करती है। तो इसमें जो है ना अवधारणा है तो ये धर्मों के भीतर सुधार की गुंजाइश भी पैदा करती है। और बात करें मिसाल के तौर पर तो इसके जरिए छुआछूत और बाल विवाह जैसी कुरीतियों के उन्मूलन की दिशा में बढ़ा जा सकता है। तो जो छुआछूत और बाल विवाह है जैसी कुरीतियां हैं तो उनका उन्मूलन की दिशा में बढ़ा जा सकता है। और फलस्वरूप क्या होगा, जो धार्मिक समानता है धर्मों के भीतर और धर्मों के बीच जो स्थापित करने के जरिए भारतीय धर्मनिरपेक्ष राज्य धर्मों से भी क्या है, धर्मों से दूर भी रहता है। और उनमें जो हस्तक्षेप भी करता है, यह हस्तक्षेप क्या होता है, पाबंदी के रूप में हो सकता है। तो इसमें जो हस्तक्षेप लगता है इसमें पाबंदी होता है, जैसे छुआछूत के मामले में पाबंदी लगाने में भी हस्तक्षेप कर सकता है। और धार्मिक अल्पसंख्यकों को सहायता मुहैया कराने के रूप में भी है। और इस तो क्या है फ्रेंड, जो यह हस्तक्षेप क्या है, पाबंदी के रूप में भी हो सकता है। तो हम लोग क्या देख रहे थे, ये सब देख रहे थे ना कि यह हस्तक्षेप पाबंदी के रूप में भी हो सकता है, जैसे छुआछूत है इसके मामले में। और धार्मिक अल्पसंख्यकों को सहायता मुहैया कराने के रूप में भी है। और इस अध्याय में इस बात की व्याख्या की गई कि इसे सैद्धांतिक फासला बताया गया है। तो इसको सैद्धांतिक फासला बताया गया है। और इसका मतलब यह है कि राज्य की ओर से धर्म में किसी भी तरह का हस्तक्षेप संविधान में सूत्रबद्ध किए गए आदर्शों पर आधारित होना चाहिए। फिर क्या दिया हुआ है कि ऊपर की जिन बातों की चर्चा किया गया है, तो जो ऊपर में जिन बातों की चर्चा की गई है उनमें से कई बिंदु काफ़ी जटिल भी हैं। लिहाजा यह बात यानी यह जो बहुत ज़रूरी है कि यह अध्याय पढ़ाने से पहले आप इन बातों को अच्छी तरह समझ लेना है, यानी समझ ले। और विद्यार्थियों की तरफ से इस बारे में कई तरह के सुझाव आ सकते हैं कि सरकार को जो धार्मिक मामला है उसमें दखल क्यों देना चाहिए या क्यों नहीं देना चाहिए। तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि किसी भी तरह की चर्चा को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहित किया जाए, लेकिन ये चर्चा एक सीमा के भीतर ही रहे, ताकि जो धार्मिक अल्पसंख्यकों के बारे हैं, जो धार्मिक हैं अल्पसंख्यकों के बारे में बच्चों के जहन में यानी मौजूद जो प्रचलित रूढ़ छवियाँ और मजबूत न होने लगे। तो इस प्रकार से इसमें दिया हुआ है। तो इसको पढ़ने का मतलब ये है कि जो सीटेट हो या टेट एग्ज़ाम हो तो इससे हमारे लिए बहुत सारे क्वेश्चन बनने का चांस बन सकता है, इसलिए ये वाला भाग पढ़ ले, रीड कर लिए, ठीक है।
अब हम लोग देखेंगे अध्याय को। ये अध्याय फर्स्ट है। इसमें भारतीय संविधान के बारे में देखेंगे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। इस अध्याय में हम फुटबॉल के खेल से अपनी बात शुरू करेंगे। तो इस अध्याय में क्या कहा गया कि हम लोग खेल के फुटबॉल के जो खेल के मैदान है उससे बात शुरू करेंगे। क्या कहते हैं, जो फुटबॉल है ना उस खेल से हम लोग बात शुरू करेंगे। और आप में से क्या है, आप में से ज़्यादातर बच्चों ने इस खेल के बारे में ज़रूर सुना होगा, बहुतों ने खेला भी होगा। जैसा कि इसके नाम से ही अंदाजा हो जाता है कि ये खेल पैरों से संबंधित है। तो ये खेल कौन सी से संबंधित है, पैरों से संबंधित है। और फुटबॉल का एक नियम यह है कि गोल कीपर है, जो गोल कीपर होता है ना, गोल करने वाला, क्या कहते हैं, गोल पकड़ने वाला गोलकीपर, वह गोलकीपर के अलावा और कोई खिलाड़ी गेंद को बाँह से नहीं छू सकता है। तो और कोई दूसरा खिलाड़ी गेंद को बाँह से नहीं छू सकता है। अगर किसी खिलाड़ी की बाँह गेंद को छू जाती है तो उसे फाउल या गलत माना जाता है। अगर किसी दूसरे खिलाड़ी का गेंद बाँह से छू जाता है तो उसको फाउल या गलत माना जाता है, ठीक है। कहने का मतलब यह है कि अगर खिलाड़ी फुटबॉल को हाथों में लेकर एक दूसरे को थमाने लगे तो उस क्या कहेंगे, उस खेल का, यानी उस खेल को फुटबॉल नहीं माना जाएगा। इसी तरह हॉकी या क्रिकेट आदि हो गया, तो दूसरे खेलों के भी कुछ तय नियम होते हैं, ठीक है। इन नियमों से खेल को परिभाषित करने और अलग अलग खेलों के बीच फर्क करने में मदद मिलती है। और ये जो खेल है ना, इन खेलों की तरह हर समाज के भी कुल मूलभूत नियम होते हैं। तो इस खेल की तरह ही हमारे समाज में भी कई सारे मूलभूत नियम होते हैं, कॉन्स्टिट्यूटिव रूल्स होते हैं ना, कॉन्स्टिट्यूटिव रूल होते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूटिव रूल्स होते हैं और उन्हीं से समाज का क्या होता है, स्वरूप तय होता है और अलग अलग समाजों के बीच फर्क पता चलता है। बड़े समाजों में कई अलग अलग समुदाय एक साथ रहते हैं, वहाँ नियमों को आम सहमति के जरिए तय किया जाता है। और आधुनिक देशों में यह सहमति आमतौर पर क्या है, लिखित रूप में पाई जाती है। तो जो आधुनिक देश है इसमें सहमति, वह जो सहमति होता है सबका, तो इसका आमतौर पर लिखित रूप में पाया जाता है, ठीक है। और जिस दस्तावेज में हमें ऐसे नियम मिलते हैं उसे संविधान कहते हैं, संविधान कहा जाता है। तो जिस दस्तावेज में नियम लिखे होते हैं तो उसको क्या कहेंगे, संविधान कहा जाता है, ठीक है। तो हम लोग कक्षा 6 और 7 में भी सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन की पाठ्य पुस्तकों में हम भारतीय संविधान में चर्चा कर चुके हैं। और इन किताबों को पढ़कर क्या कभी यह सवाल आपके भीतर भी पैदा हुआ है कि हमें संविधान की ज़रूरत क्यों पड़ती है, देश को संविधान की ज़रूरत क्यों पड़ती है? इसके बारे में हम लोग जानेंगे। 1934 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा के गठन की मांग को पहली बार क्या किया था, अपने अधिकृत नीति में शामिल किया। केवल भारतीयों को लेकर बढ़ने वाली एक स्वतंत्र संविधान सभा की यह मांग दूसरे विश्व युद्ध के दौरान और तेज हो गई थी। तो ये जो स्वतंत्र संविधान सभा की यह मांग थी, जो दूसरा विश्व युद्ध हुआ था उसके दौरान क्या हुआ था, बहुत ज़्यादा तेज हो गई थी। और अंततः दिसंबर 1946 में क्या हुआ, अंततः 1946 में दिसंबर 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया। और पृष्ठ देखिए, पृष्ठ 2 में दिया गया चित्र है, यह संविधान सभा के कुछ सदस्यों को दर्शाया गया है। इसमें संविधान सभा के कुछ सदस्यों को दर्शाया गया है। और दिसंबर 1946 से नवंबर 1949 के बीच संविधान सभा ने स्वतंत्र भारत के लिए नए संविधान का एक प्रारूप तैयार किया। तो देखिए यहाँ पर दर्शाया गया है। तो दिसंबर 1946 से क्या किया, दिसंबर 1946 से नवंबर 1949 के बीच जो संविधान सभा है उसमें स्वतंत्र भारत के लिए एक नए संविधान का प्रारूप तैयार किया गया। और 150 साल की जो अंग्रेजी हुकूमत थी, अंग्रेजी हुकूमत के बाद भारतीयों को आखिरकार अपनी नियति और भविष्य तय करने का मौका मिला था। तो जो 150 साल की अंग्रेजी हुकूमत था उसके बाद जो भारतीयों को अपना आखिरकार जो नियति और भविष्य तय करना था उसको मौका मिला था। संविधान सभा का जो सदस्य है
उस सदस्यों ने क्या किया, स्वतंत्रता संघर्ष से जो उपजे महान आदर्शों को ध्यान में रखते हुए इस काम को गंभीरता से अंजाम दिया। और संविधान सभा के कामों के बारे में हम लोग इसी अध्याय में पढ़ेंगे। तो संविधान सभा में जो काम है ना, उसके बारे में हम लोग इसी अध्याय में पढ़ेंगे। तो ये देखिए, आज दुनिया के जो ज़्यादातर देश हैं, इसमें जो चित्र दिया हुआ है ना, देख लेते पहले इस चित्र में। जो बगल में दिए गए चित्र है, इसमें प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू संविधान सभा को संबोधित कर रहे हैं। तो इसमें देखिए, संबोधित कर रहा है ना, संबोधित कर रहा है। आज दुनिया के जो ज़्यादातर हिस्सा है, देशों के पास क्या है, संविधान है। तो ज़्यादातर देशों में संविधान है। तो आमतौर पर सभी लोकतांत्रिक देशों के बारे में उम्मीद की जा सकती है कि उनके पास संविधान जरूर होगा। तो जितने भी जो लोकतांत्रिक देश हैं, उसमें उम्मीद की जा सकती है कि उसके पास संविधान जरूर होगा। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि जिन देशों के पास अपने संविधान होते हैं वे सभी लोकतांत्रिक देश ही होंगे। तो इसका मतलब यह नहीं है कि जिन लोगों के पास संविधान होते हैं, जिन देशों के पास संविधान होते हैं, तो वो लोकतांत्रिक देश ही होंगे। संविधान कई उद्देश्य की पूर्ति करता है। तो संविधान बहुत सारे उद्देश्यों का पूर्ति करता है। पहला कि यह दस्तावेज उन आदर्शों को सूत्रबद्ध करता है। तो ये जो दस्तावेज है ना, उन आदर्शों को सूत्रबद्ध करता है कि जिनके आधार पर नागरिक अपने देश को अपनी इच्छा और सपनों के अनुसार रह सकते हैं। तो इसके क्या है कि इसके आधार पर जो देश के नागरिक हैं, नागरिक अपने देश को अपनी इच्छा और सपनों के अनुसार क्या कर सकते हैं, रह सकते हैं। यानी संविधान ही बताता है कि हमारे समाज का मूलभूत स्वरूप क्या हो। तो जो संविधान है वही बताता है कि हमारे समाज का मूलभूत स्वरूप क्या हो। तो देश के भीतर आमतौर पर कई समुदाय रहते हैं। तो देश के अंदर बहुत सारे लोग रहते हैं, बहुत सारे समुदाय के लोग रहते हैं। उनके बीच कई बातें समान होती हैं, तो उनके बीच कई बातें समान भी होती हैं, कई बातें असमान भी होते हैं। लेकिन जरूरी नहीं कि वे सारे मुद्दों पर एक दूसरे से सहमत हो। तो ये जरूरी नहीं होता है कि वो सारे बात एक दूसरे के साथ सहमत हो। और संविधान नियमों का जो ऐसा समूह होता है जिसको एक देश के सभी लोग अपने देश को चलाने की पद्धति के रूप में अपना सकते हैं। तो जो संविधान होता है ना, संविधान होता है, इसमें जो प्रिंसिपल्स लिखे होते हैं, तो ये सभी लोगों को क्या कहते हैं, सभी लोगों के अनुसार रखा जाता है, लिखा हुआ होता है, जिससे किसी को मानने में तकलीफ नहीं होती है। तो इसमें सभी देश के सभी लोग क्या करते हैं, अपने देश को चलाने की पद्धति के रूप में अपना सकते हैं। और इसका क्या है, इसका जो जरिया है वो न केवल यह तय करते हैं कि सरकार किस तरह की होगी, बल्कि ये उन आदर्शों पर भी क्या करता है, एक साझी समझ विकसित करते हैं। तो इसमें सरकार ही तय नहीं की जा सकती है, बल्कि उन आदर्शों को भी तय करती है, साझी समझ विकसित करते हैं, जिनकी हमेशा क्या करते हैं, पूरे देश में रक्षा की जानी चाहिए। तो यह संविधान की जो नियम है, देश के सभी लोग इसको अपना सकते हैं। और इसके जरिए ही क्या है, वह न केवल यह तय करते हैं कि सरकार किस तरह की होगी, बल्कि उन पर आदर्श का भी क्या होता है, साझी समझ विकसित करते हैं। देखिए, नेपाल में लोकतंत्र के लिए कई जन संघर्ष हो चुके हैं। जब 1990 है, उसमें संघर्ष के बाद लोकतंत्र की स्थापना हुई और यह लोकतांत्रिक व्यवस्था 2002 तक यानी 12 साल कायम रही। और अक्टूबर 2002 में राजा ज्ञानेंद्र ने गांव में माओवादी संगठनों के बढ़ते जो प्रभाव था, उसका बहाना बनाकर सेना की मदद से सरकार के विभिन्न कामों को अपने कब्जे में लेना शुरू कर दिया। और जो फरवरी 2005 में क्या हुआ, राजा ने शासन की बागडोर पूरी तरह अपने हाथों में ले ली। और नवंबर 2005 में माओवादियों ने क्या किया, अन्य राजनीतिक दलों के साथ एक 12 सूत्री समझौते पर दस्तखत किए। और इस समझौते में आम लोगों को लोकतंत्र और अमन चैन बहाल होने की उम्मीद दिखाई दे रही थी। और लोकतंत्र के लिए चल रहा यह आंदोलन 2006 तक अपने शिखर पर पहुंच चुका था। आंदोलनकारियों ने क्या किया, राजा की ओर से दी गई छोटी मोटी रियायतों को नामंजूर कर दिया। और आखिरकार क्या हुआ, अप्रैल 2006 में राजा को तृतीय संसद बहाल कर दिया गया। बहाल करके राजनीतिक दलों में क्या किया, राजनीतिक दलों को सरकार बनने का मौका देना पड़ा। जब 2008 में राजतंत्र को खत्म करने के बाद क्या हुआ, नेपाल लोकतंत्र बन गया।
2008 में राजतंत्र खत्म हुआ। इसके बाद क्या हुआ, नेपाल लोकतंत्र बन गया। फिर 2006 क्या कहते हैं 2006 में लोकतंत्र की मांग को लेकर चलने वाले जो जनतांत्रिक आंदोलन के दृश्य के ऊपर के चित्र में है। तो ये 2006 का जो दृश्य हुआ था उसका चित्र है। अब देखेंगे इन बातों का क्या मतलब है कि यह समझने के लिए आइए हम लोग दो बिल्कुल अलग अलग परिस्थितियों पर गौर करेंगे। और दोनों घटनाएं भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित नेपाल के ताज़ा इतिहास की घटना है। तो ये जो भारत देश के सामने सीमा के देश है। और इसका जो ताज़ा खबर है इस घटना के बारे में हम लोग देखेंगे। समाचार पत्रों ने इतिहास की यह घटना है और समाचार पत्रों के माध्यम से ऊपर दी गई जो खबर था उसमें बताया गया कि नेपाल के लोगों ने हाल ही में अंतरिम संविधान को मंजूरी दी है। सवाल यह उठता है कि जब नेपाल में पहले से ही संविधान था तो उसे नए संविधान की जरूरत क्यों पड़ी। तो जब नेपाल में पहला संविधान था तो नया संविधान जरूरत क्यों पड़ा। तो पहले से ही संविधान था तो उसे संविधान की जरूरत क्यों पड़ी। तो इसका कारण क्या होगा कि कुछ समय पहले तक क्या हुआ था, जो नेपाल है एक राजतंत्र था। तो पहले कुछ समय पहले क्या था, एक राजतंत्र था। वहाँ राजा का शासन चलता था और 1990 में बना नेपाल का पिछला संविधान इस सिद्धांत पर आधारित था। तो जो 1990 में बना नेपाल का पिछला संविधान था इस सिद्धांत पर आधारित था और इस शासन की सर्वोच्च सत्ता राजा के पास रहेगी। नेपाल के कई लोग दशक से लोकतंत्र की स्थापना के लिए क्या कर रहे थे, जन आंदोलन करते चले आ रहे थे। इसी संघर्ष के फलस्वरूप क्या हुआ, 2006 में आखिरकार उन्हें राजा की सत्ता को खत्म करने में कामयाबी मिल गई और नेपाल के लोग लोकतंत्र के रास्ते पर क्या किया, चलना चाहते थे। और इसके लिए उन्हें एक नया संविधान चाहिए था और पिछले संविधान को इसलिए नहीं अपनाना चाहते थे क्योंकि उसमें वे आदर्श नहीं थे। तो जो पहला वाला संविधान था ना उसमें आदर्श बात कम थे और जो वे नेपाल के लिए चाहते थे और जिनके लिए वे लड़ते रहे ऐसा संविधान चाहते थे। जिस तरह फुटबॉल के खेल में नियम बदलते ही खेल का बदल जाता है, तो जिस प्रकार से अगर फुटबॉल खेल की बात करें तो खेल का नियम बदलते ही खेल बदल जाता है। और उसी तरह नेपाल को भी राजतंत्र की जगह लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था पर चलने के कारण क्या हुआ, अपने सारे नियम बदलने होंगे ताकि एक नए समाज की रचना की जा सकती है। तो जब राजतंत्र से लोकतंत्र में बदलाव हुआ तो एक नए समाज की रचना की जा सके। यही कारण है कि नेपाल के लोगों ने 2015 में अपने देश के लिए एक नया संविधान अपनाया और ऊपर के चित्र के साथ दिए गए अंश में लोकतंत्र के लिए नेपाल के संघर्ष के बारे में बताया गया है। तो देखिए, और संविधान का दूसरा मुख्य उद्देश्य होता है कि देश की राजनीतिक व्यवस्था को तय करना है। तो संविधान का दूसरा मुख्य उद्देश्य क्या होता है, इसमें देश की राजनीतिक व्यवस्था को तय करना है। और नेपाल का जो पुराना संविधान है उसमें कहा गया है कि देश के शासन की बागडोर है वो राजा और मंत्री परिषदों के हाथ में रहेगी। तो पिछला वाला संविधान में क्या कहा गया था कि जो देश के शासन की बागडोर है तो वो राजा और मंत्री परिषद के हाथों में रहेगी। और जिन लोगों ने लोकतांत्रिक शासन पद्धति या राज्य व्यवस्था चुनी है वहाँ निर्णय प्रक्रिया के नियम तय करने में संविधान बहुत अहम भूमिका अदा करता है। तो लोकतंत्र में हम अपने नेता खुद चुनते हैं और ताकि हमारी ओर से वे सत्ता का जिम्मेदारी के साथ इस्तेमाल कर सकें। फिर भी इस बात की संभावना हमेशा रहती है कि नेता सत्ता का दुरुपयोग कर सकते हैं और इस तरह की जो विकृतियां हैं इससे बचाव का उपाय संविधान में मिलता है। और राजनेताओं द्वारा जो सत्ता के इस दुरुपयोग से लोगों के साथ भारी अन्याय हो सकता है। तो जो राजनेता है उसके द्वारा सत्ता के इस दुरुपयोग से लोगों के